कहानी डैनबी से शुरू होती है, जो हाई स्कूल की अंतिम वर्ष की छात्रा है। वह अपनी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने से बस कुछ ही दिन दूर है, लेकिन समस्या यह है कि वह गणित में बहुत खराब है। वह गणित की कक्षा के दौरान हमेशा सो जाती है, जिससे शिक्षक इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन वह उसे बोर्ड पर बुलाता है, लेकिन हमेशा की तरह वह कुछ भी हल नहीं कर पाती। निराश होकर वह उसे सबके सामने डांटता है। जब वह घर लौटती है तो वह अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज कर देती है और अपना समय फोन से खेलने और संगीत सुनने में बिताती है। उसकी मां उसे परेशान देखती है और कहती है कि अगर वह गणित के सवालों को उसी तरह हल करे जैसे वह गीत याद करती है तो वह पहले से ही प्रतिभाशाली होती। वह मजाक में कहती है कि डैनी को गणित की समस्याएं अपने पिता से विरासत में मिली होंगी, जो खुद भी इसमें कमजोर थे, और कोई भी विश्वविद्यालय उसे इस तरह स्वीकार नहीं करेगा। डैनी को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब उसकी मां टीवी चैनल बदलकर उन ऐतिहासिक नाटकों में से एक लगा देती है जिन्हें वह हमेशा देखती है। डैनबी हार मान लेती है और कमरे से निकलकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर चली जाती है। उसकी दोस्त उसे एक बार फिर याद दिलाती है कि कॉलेज में दाखिला पाने का यह उसका आखिरी मौका है। अगर वह अभी असफल हो जाती है तो उसका कोई भविष्य नहीं होगा, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगली सुबह डैनी देर से उठती है और बाहर भागती है, क्योंकि वह पहले से ही बड़ी परीक्षा के लिए समय से पीछे है। उसकी मां उसे जाते हुए प्रोत्साहित करती है और कहती है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे ताकि उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल सके। डैनी घबराई हुई है, खासकर गणित वाले सेक्शन को लेकर, लेकिन वह बस में तब तक पढ़ाई करने की कोशिश करती है जब तक वह परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच जाती। वह बस से कूदकर भाग जाती है, लेकिन अपना छाता भूल जाती है। जैसे ही वह परीक्षा भवन के पास पहुंचती है, डर उसे घेर लेता है। वह तैयार नहीं है। वह घबराने लगती है, फेल होने की संभावना का सामना करने के बजाय भाग जाने के बारे में सोचने लगती है। वह बारिश में दिल बैठे बैठे चुपचाप सोचती है कि काश वह गायब हो जाती। उसके सामने बारिश से बना एक उथला गड्ढा है। वह उसके पास जाती है और अचानक कुछ अजीब होता है। वह देखती है कि कुछ लोग अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए हैं और बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई है और लोग सूखे से मर रहे हैं। अचानक दानी खुद को उस गड्ढे में गिरते हुए पाती है और डूबने लगती है, लेकिन मरने के बजाय वह उसी जगह पर फिर से उभर आती है, लेकिन किसी तरह एक अलग दुनिया में। वह उलझन में है और अपने आसपास के लोगों से पूछने लगती है कि क्या वे कोई ऐतिहासिक नाटक या कुछ और फिल्म बना रहे हैं। राजा उसका अजीब व्यवहार देखकर डर जाता है और चिल्लाता है, पूछता है कि क्या वह कोई राक्षस है। वह घबराकर कहती है, नहीं, मैं तो बस एक हाई स्कूल की छात्रा हूं। लेकिन जिस तरह से वह कहती है, वह उन्हें किसी जादुई मंत्र जैसा लगता है, जिससे उनका डर और बढ़ जाता है। अचानक पहरेदार उसे तलवारें खींचे हुए घेर लेते हैं। जब उसे पता चलता है कि तलवारें असली हैं, तो वह घबरा जाती है और कुछ नया करते हुए कहती है, मुझे पता है कि मैं यहां क्यों हूं। हे भगवान, बारिश भेजो। लोग उसके शब्दों को प्रार्थना की तरह दोहराते हैं, लेकिन जैसे ही वे सब फिर से अपना सिर उठाते हैं, वह गायब हो जाती है। वह पहले ही भाग चुकी थी और तब तक चलती रही जब तक कि वह एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंच गई जो औपचारिक कपड़ों से भरी थी। अचानक पहरेदार उसे तलवारें खींचे हुए घेर लेते हैं। जब उसे पता चलता है कि तलवारें असली हैं, तो वह घबरा जाती है और कुछ नया करते हुए कहती है, मुझे पता है कि मैं यहां क्यों हूं। हे भगवान, बारिश भेजो। लोग उसके शब्दों को प्रार्थना की तरह दोहराते हैं, लेकिन जैसे ही वे सब फिर से अपना सिर उठाते हैं, वह गायब हो जाती है। वह पहले ही भाग चुकी थी और तब तक चलती रही जब तक कि वह एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंच गई जो औपचारिक कपड़ों से भरी थी। वह दावा करता है कि सूखे का असली कारण यह है कि स्वर्ग राजा से नाराज है और बारिश लाने का एकमात्र तरीका यह है कि राजा रानी के साथ एक पवित्र अनुष्ठान करे। दानबे चुपके से बैठक से निकल जाती है और अपना फोन ढूंढने जाती है, लेकिन वह फिर से पकड़ी जाती है। राजा के आने का इंतजार करते हुए वह सोचने लगती है कि शायद बारिश होने पर वह बच निकलेगी, लेकिन राजा उसे यह कहकर चौंका देता है कि पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई है, और सच कहूं तो वह उसे पसंद नहीं करता। वह घोषणा करता है कि उसे तुरंत फांसी दे दी जानी चाहिए। वह घबरा जाती है और विनती करती है, कृपया रुकिए, मैं तो बस भविष्य से आई एक छात्रा हूं और मैं यहां गलती से आ गई। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानती है, और जब वह बात नहीं बनती
तो वह जल्दी से कहती है कि वह गणित में भी बहुत अच्छी है। राजा उत्सुक होकर फांसी की सजा स्थगित कर देता है और उसे इसे साबित करने के लिए कहता है। वह उसे एक पाइथागोरस प्रमेय समस्या हल करने के लिए देता है। पहले तो वह उलझन में पड़ जाती है और कहती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह पाइथागोरस प्रमेय है, तो वह उसे जल्दी से हल कर देती है। राजा हैरान रह जाता है। वह कहता है कि उसके अपने विद्वानों को भी ऐसी समस्या हल करने में आमतौर पर 3 दिन लगते हैं। उस क्षण से हर कोई दानी को एक पुरुष विद्वान गौसम समझने लगता है। राजा उसे एक मिशन देता है, लोगों को गणित सिखाना। अगर वह सफल हो जाती है तो वह उसे घर लौटने देगा। लेकिन वह पहला छात्र है और उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसे गिनती भी नहीं आती। वह धैर्यपूर्वक उसे बिल्कुल बुनियादी बातें सिखाना शुरू करती है, संख्याएं, जोड़ और घटाव, और यहां तक कि गुणा तक। आखिरकार वे एक प्रतिद्वंद्वी शहर के संगीतकार के खिलाफ गणित प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं। अगर दानी हार जाती है तो उसे दंड दिया जाएगा। वह साहसपूर्वक राजा को चुनौती देती है और जब वह कुछ गलत करता है तो हताश होकर उसे मार भी देती है। पहरेदार दौड़ पड़ते हैं, राजा को छूने के लिए, उसे मारने के लिए तैयार। लेकिन राजा उन्हें रोक देता है और हंसकर टाल देता है। जब भी रानी आती है, वे गणित के सारे कागज छिपा देते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वे संगीत का अभ्यास कर रहे हों। एक दिन राजा ने देखा कि दानी भूखा है और उसे अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसे खाना पसंद नहीं आया और वह उसे रसोई में ले गई। उसने अपने बैग से सामग्री लेकर उसके लिए कुछ स्वादिष्ट इंस्टेंट नूडल्स बनाए। उसे ये बहुत पसंद हैं, हालांकि ये मसालेदार थे। जब उसने उसे पानी दिया तो उसने मना कर दिया और कहा कि उसे इसकी तीखापन पसंद है। अगली सुबह पूरा महल उसे चिल्लाते हुए सुन रहा था। जब दानी ने उसे देखा तो उसने देखा कि उसने अपने कान पर एक सुरक्षात्मक ताबीज लगा रखा है, यह सोचकर कि उसने उसे श्राप दिया है। उसने आंखें घुमाईं और कहा, देखो सुपरस्टार, ये सिर्फ नूडल्स थे, काला जादू नहीं। कोई जादू या मंत्र नहीं था, बस मिर्च उसके पेट पर बहुत जोर से लग रही थी। जब उसने उसे यह बताया तो उसने पूछा, आखिर पेट क्या होता है? तो दानी बैठ गया और उसे समझाया कि पेट क्या होता है, आंतें क्या होती हैं, और यहां तक कि दिल के बारे में भी बताया, और बताया कि अगर वह अपना हाथ अपनी छाती पर रखेगा तो उसे उसकी धड़कन महसूस होगी। लेकिन उसने कहा, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। वह मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। एक दिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो आपको यह खुद ही महसूस होगा। वह उसके ज्ञान को देखकर हैरान था। वह उसे एक प्रतिभाशाली विद्वान के रूप में देखने लगा। इसलिए उसने उसे जोसियन के सभी राजकीय विद्वानों को पढ़ाने के लिए कहा। सिर्फ गणित ही नहीं, बल्कि विज्ञान से लेकर कृषि तक सब कुछ। उस रात उसने उसे एक कीनू दिया और उसने बिना किसी औपचारिकता के सहजता से कहा, धन्यवाद। लेकिन वह बहुत नाराज हो गया। तुम एक जोसियन घुमक्कड़ हो। तुम्हें उस फल को कम से कम 3 दिनों के लिए बचाकर रखना चाहिए था। तुम्हें आशीर्वाद की कद्र नहीं है। वह हंसी और बोली, यह सिर्फ एक कीनू है, इतना नाटक मत करो। बाद में वे दोनों महल के आंगन में गेंद खेलने गए और उसने उसे सालों में पहली बार दौड़ाने को कहा। अगले दिन राजा अपनी होने वाली दुल्हन के साथ बैठा और उससे कहा कि उसे उस रात उसके स्टू में एक जादुई प्रेम औषधि दी जाएगी और उसके बाद उनकी तुरंत शादी हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह कटोरा डैनबी के हाथों में आ गया। वह बहुत अजीब व्यवहार करने लगी और महल में ही सो गई। जब वह जागी तो वह राजा से बार बार माफी मांगती रही, लेकिन राजा ने बस उससे कहा, कुछ नहीं हुआ, जाओ, भूल जाओ। वे बाहर टहलने गए और राजा ने उससे कहा कि अगर वह अपना मिशन पूरा कर लेती है तो उसे परिषद में ऊंचा पद मिलेगा और उसे एक शाही घोड़ा भी उपहार में दिया जाएगा। लेकिन उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बारिश होते ही अपनी दुनिया में वापस जा रही हूं। राजा ने जवाब दिया, तो अब से मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार मत करना। हम बराबर हैं, आदमी से आदमी। लेकिन अगले दिन मुसीबत आ गई। दानी को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर राजा का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने उसे हाथ पैरों से बांध दिया और उसे यातना देने की तैयारी की। लेकिन राजा ने हस्तक्षेप किया और पुजारियों को समझाया कि इस युवा विद्वान के पास बहुमूल्य ज्ञान है। हालांकि एक पुजारी ने मौके का फायदा उठाया और कहा, ठीक है, तो मुझे खुद ही उसका परीक्षण करना होगा। उसके पास 2 हफ्ते हैं। अगर तब तक बारिश नहीं हुई तो हम उसे मार डालेंगे। दानी ने हार नहीं मानी। वह पढ़ाई करती रही,
हर चीज का हिसाब लगाती रही और महल के संगीतकार ने उसे एक वर्षामापी यंत्र बनाने में मदद की। तभी बिना किसी चेतावनी के आसमान से बारिश होने लगी। दानबे खुशी से अभिभूत हो गई, लेकिन राजा को अचानक उसकी कही बात याद आ गई कि बारिश होने पर वह चली जाएगी। वह दौड़कर उस घर की ओर गया जहां वह रह रही थी और उसे वर्षामापी यंत्र के सामने रोते हुए पाया, जो भावनाओं से अभिभूत था। उसने उससे कहा, तुम्हें अभी भाग जाना चाहिए। मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूं। मिंग जाने वाला एक जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन उसने सिर हिलाया। मैंने अपना पूरा जीवन भागते हुए बिताया है। मैं यहां सिर्फ इसीलिए पहुंची हूं क्योंकि मैं अपनी दुनिया से भागने की कोशिश कर रही थी। उसी समय महल का संगीतकार, जो गुप्त रूप से महायाजक के साथ काम कर रहा था, आ पहुंचा। पुजारी ने उसे विद्वान को मारने का आदेश दिया था, यह मानते हुए कि दानी सचमुच भविष्य से हो सकता है। संगीतकार ने पुजारी से कहा, अगर यह सच है तो वह और भी खतरनाक है। हमें उससे छुटकारा पाना होगा। संगीतकार ने दानी को घोड़े पर बिठाया और जंगल में सरपट दौड़ाते हुए एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसने उससे कहा, मुझे काफी समय से पता है कि तुम एक लड़की हो, लेकिन मैं एक सभ्य आदमी हूं। तुम्हारा राज मेरे पास सुरक्षित है। उसने बताया कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। उसे जो नौकरी मिली थी वह एक लड़के के लिए थी और उसके पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच महल में महायाजक ने राजा को यह समझाने की कोशिश की कि दानी ने जो कुछ भी उन्हें सिखाया था उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए, खासकर वह नई लिखित भाषा जो वह विकसित कर रही थी। उन्हें परंपरा का पालन करना था और लड़के के प्रभाव को खत्म करना था। लेकिन राजा इसे स्वीकार नहीं कर सके। वह घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़े, उसे ढूंढते हुए। जंगल में कहीं और पहरेदारों ने आखिरकार डैनबी और संगीतकार को पकड़ लिया। उसने उसे भागने दिया और उनके रास्ते में खड़ा होकर उनसे तब तक लड़ता रहा जब तक रानी खुद प्रकट नहीं हो गई। उसके पैरों से खून बह रहा था। वह उन्हें ढूंढते हुए पूरी तरह से दौड़ती हुई आई थी। डैनबी सड़क पर तब तक चलती रही जब तक वह एक दोराहे पर नहीं पहुंच गई और उसे समझ नहीं आया कि कहां जाए। फिर उसे राजा की कही एक बात याद आई कि सूरज जोसन की घड़ी है, इसलिए वह सूरज की रोशनी का पीछा करती रही जब तक वह समुद्र तक नहीं पहुंच गई। और वहां राजा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उस रात वे साथ साथ बैठे तारों को देखते रहे। उसने उससे कहा, भविष्य में हमें ऐसे तारे नहीं दिखेंगे, सिर्फ सबसे चमकीले तारे। उसने जवाब दिया, अभी देखो, तुम सिर्फ वही तारे देख रहे हो जिन्हें तुम देखना चाहते हो, लेकिन अगर तुम रुककर ध्यान से देखो तो तुम्हें और भी तारे दिखाई देने लगेंगे। वे तारे हमेशा से वहां थे, बस तब तक नहीं दिखे जब तक तुमने उन्हें देखने का फैसला नहीं किया। आंखें वही देखती हैं जो दिल चाहता है। एक शांत विराम के बाद राजा ने कबूल किया कि वह उससे प्यार करता है। उसने कहा कि वह एक नई आसान भाषा बनाना चाहता है ताकि आम लोग सीख सकें, सिर्फ कुलीन लोग ही नहीं। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने भविष्य से अपना पैसा निकाला और उस पर उसका चेहरा छपा हुआ देखा। उसी समय उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच सफल होगा। जब राजा महल लौटा तो उसने घोषणा की कि वह उन लोगों को वेतन देना शुरू करेगा जो लोगों की अच्छी सेवा करते हैं। महायाजक ने आश्चर्यजनक रूप से सहमति जताते हुए कहा कि जो कोई भी लोगों का भला करेगा उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। गोआम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? उसने पूछा। लेकिन दरबार में कोई और सहमत नहीं था। उनका मानना था कि गौसम को निर्वासित कर देना चाहिए या यहां तक कि उसे फांसी भी दे देनी चाहिए। फिर भी दानी राजा को गुप्त रूप से सब कुछ सिखाती रही, गणित, लेखन और तर्क वितर्क पुजारियों की जानकारी के बिना। एक दिन महल में घूमते हुए उसने रानी को छिपकर खाते हुए देखा। उन्होंने उसे ज्यादा खाने से मना किया था ताकि उसका वजन न बढ़े और उसकी शक्ल खराब न हो। दानबे ने उसे अपना एक इंस्टेंट नूडल कप दिया। रानी ने उसे स्वीकार कर लिया और खाते खाते वे बातें करने लगीं। उसी क्षण से वे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद रानी राजा के पास गई और उसे बताया कि वह सब कुछ जानती है। उसने राजमाता को भी पहले ही बता दिया था क्योंकि दानी नाम की लड़की उसकी उपपत्नियों में से एक थी। अचानक दानी ने पाया कि उसे किसी ऐसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है जो उसे समझ नहीं आ रही थी। महल की नौकरानियां उसे तैयार कर रही थीं और मेकअप लगा रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ
कि वे उसे राजा के साथ दोपहर के विश्राम के लिए तैयार कर रही हैं और वह राजा की पहली पत्नी बनने वाली है। जैसे ही उसे समझ आया कि क्या हो रहा है, वह घबरा गई और अपने आसपास के पागल लोगों से दूर भाग गई। मुखियाओं में से एक ने तुरंत राजा को बताया कि वह महल जाते समय भाग गई है। राजा उसे ढूंढने निकला और आखिरकार उसे ढूंढ लिया, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे में खींच लिया। दानी चिल्लाई और विरोध करते हुए बोली, तुमने कहा था कि हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। मैं सिर्फ 19 साल की हूं। राजा ने हंसते हुए जवाब दिया, 19? मतलब है कि तुम्हारे पास कम से कम 3 साल की वयस्कता है। अब तुम बच्ची नहीं रही। और मैं तुम्हें काफी समय से जानता हूं कि तुम एक लड़की हो। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है ना? लेकिन आज रात तुम्हें यहीं रहना होगा। सब देख रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं खाऊंगी। सच तो यह है कि मेरी मां बहुत जिद्दी हैं और कोई भी उन्हें आसानी से मना नहीं सकता। अगली सुबह दानी उस संगीतकार से बात करने गई। उसने उससे पूछा, क्या तुम सच में भविष्य में वापस जाना चाहती हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह टूट गई थी और उसका दिल संदेह से भरा था। वह बस चली गई और अकेली बैठ गई। थोड़ी देर बाद रानी आई और उसे बताया कि कोई उसे देखना चाहता है। जब दानी महल में दाखिल हुई, तो उसने खुद को रानी मां के सामने पाया, जो बिल्कुल उसकी असली मां जैसी दिखती थी। वह पूरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी और किसी को समझ नहीं आया कि उसे रोने की क्या वजह थी। उस रात वह जोसन की नई खगोलीय प्रणाली देखने गई, जिसके निर्माण में उसने खुद मदद की थी। यह राज्य को दिनों और महीनों का सटीक पता लगाने में मदद करेगी। राजा ने फिर उसे कुछ और देखने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर वह काम कर रहा था। उसने 28 अक्षरों से बनी एक नई वर्णमाला विकसित की थी, जिसका उद्देश्य पढ़ना लिखना आसान बनाना था, ताकि जोसन में हर कोई, न कि केवल विद्वान, सीख सके। जैसे ही वे बड़े हॉल के बीच में पहुंचे, उसने उसे समारोह कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। फिर उसने उसके सिर पर शाही हेयरपिन लगाया, जो शादी का प्रतीक था, और उससे हमेशा के लिए अपने साथ रहने को कहा। डैनाबे रोने लगी और उससे कहा, मैं नहीं जा सकती। मैंने खुद से वादा किया था कि बारिश आने पर मैं वापस चली जाऊंगी। मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है और उसे मुझ पर भरोसा है। राजा ने धीरे से जवाब दिया, तो जाओ, उससे मिलो और वापस आओ। चलो यहां साथ रहते हैं। लेकिन उसने फिर मना कर दिया। उसका धैर्य जवाब दे गया और गुस्से से बोला, तुम सही हो। भविष्य इससे बेहतर है जोसियन। बीमारी और व्याधि से भरा हुआ। जो चाहो करो। फिर वह टूटकर गुस्से में चला गया। वह हॉल में स्थिर खड़ी रही कि अचानक उसके सिर पर वार हुआ और वह बेहोश हो गई। किसी ने उसे तलवार से घोंपा और पूरी इमारत आग लगा दी। जब राजा को पता चला कि क्या हुआ, तो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने के लिए आग की लपटों में से दौड़ लगाई। अगले दिन उसने अपने सहायक को बुलाया और कहा, प्राचीन ग्रंथ कल रात गायब हो गया। उसने महायाजक पर उसे चुराने का आरोप लगाया। राजा ने पुजारी का हाथ पकड़ा और कहा, क्या किसी ने तुम्हें ऐसा अपराध करने के बाद सारे सबूत मिटाने की शिक्षा नहीं दी? फिर वह दानी की ओर मुड़ा और पूछा, क्या यही वह आवाज थी जो तुमने सुनी थी? उसने सिर हिलाया। पता चला कि उसके बैग में रखी किताब ने उसे छुरा घोंपने से बचाया था। राजा क्रोधित होकर पुजारी से भिड़ गया। तुम्हें पता था कि वह मेरे लिए क्या मायने रखता है। तुमने ऐसा क्यों किया? पुजारी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि अगर वह नई भाषा फैलती है, तो युवा लोग स्वतंत्र रूप से सोचने लगेंगे। यह अराजकता पैदा करेगी। यह राज्य को नष्ट कर देगी। मुझे मरने का डर नहीं है। मुझे उस अव्यवस्था का डर है जो भविष्य को बर्बाद कर देगी। राजा ने उत्तर दिया, भले ही आप इसे रोकने की कोशिश करें, मैं लोगों के लिए लेखन की यह प्रणाली बनाऊंगा। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो उनके सपनों को संभव बनाए। हमें उस भविष्य से क्यों डरना चाहिए जिसे हम देखने के लिए भी जीवित नहीं रहेंगे? एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन पुजारी का दिल नहीं पसीजा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, कृपया मुझे फांसी दे दो और इसे खत्म कर दो। जल्द ही आसमान धूसर हो गया और बारिश शुरू हो गई, शुरुआत में हल्की। दानी महल के चारों ओर घूमी और जाने से पहले अपने दोस्तों को आखिरी बार अलविदा कहा। राजा ने पूछा कि क्या वह उसके साथ सबसे दूर तक चल सकता है। वे समुद्र तट तक साथ साथ चलते रहे।
वहां दानी उसी तालाब में उतरी जिसमें वह एक बार गिर गई थी और उसने खुद को फिर से डूबने दिया पहले की तरह। कुछ ही पल बाद वह फिर से उभरी अपनी दुनिया में। उसने चारों ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि बस कुछ ही सेकंड बीते थे। परीक्षा में पहुंचने के लिए अभी भी समय था। वह जितनी तेजी से दौड़ सकती थी, परीक्षा हॉल की ओर दौड़ी और देखा कि उसकी शिक्षक इंतजार कर रही थी। प्रवेश परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। वह दौड़कर अपनी सीट पर गई और परीक्षा दी। उस दिन बाद में वह घर लौटी और उसने अपनी मां को अपना इंतजार करते हुए पाया। वह दौड़कर उसकी बाहों में समा गई, जो उसे कसकर पकड़े हुए थीं। दानी के बारे में सब कुछ बदल गया था। उसका व्यवहार, उसका नजरिया, सब कुछ उसकी यात्रा के बाद बदल गया था। उसने अपने आसपास के लोगों और चीजों को और गहराई से महत्व देना सीख लिया था। कई महीने बीत गए। एक दिन जब वह स्कूल से बाहर निकली तो आसमान खुल गया और फिर से बारिश होने लगी। अचानक किसी ने उसके सिर पर छाता रख दिया। उसने ऊपर देखा और एक चेहरा देखा जो उसे बेहद जाना पहचाना सा लगा। वह बिल्कुल जोसियन के राजा जैसा लग रहा था। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम बहुत समय पहले बस में मिले थे। तुम्हारा छाता गिर गया था और यहीं कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और अगले वीडियो में आप क्या संक्षेप में बताना चाहेंगे।